Hi everyone, welcome to the chemistry solution of your NTS FT4. तो let's start. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51. यहाँ पे बोला गया है द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्कीम. तो यहाँ पे बोला गया है टाइटेनियम का आयोडिनेशन किया गया है, उससे TiI4 बना और उस आयोडाइड के फर्दर डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिलता है, प्योर टाइटेनियम. दिस मेथड इज एक्चुअली नोन एज वैन आर्केल मेथड. एनसीईआरटी का में आपको अगर आपने पढ़ा है तो आपको ज़रूर याद होगा. ये मेथड यूज़ करके हम लोग टाइटेनियम और जिरकोनियम को प्योरीफाई करते हैं, राइट. तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, वैन आर्केल मेथड. ओके, आते हैं अगले सवाल पे. क्वेश्चन नंबर 52. द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज. तो 52 में अगर हम देखें, यहाँ पे रिएक्शन का रेट इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है. अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब एक रिएक्शन आता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट अगर होता है तो उसका हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस देखते हैं, जो कि हम लोग इस तरीके से लिखते हैं. और प्रोडक्ट होता है तो प्लस d/dt कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट. तो यहाँ पे आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि किसके किसके आगे माइनस है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं डी वाले टर्म के आगे माइनस है, बी वाले टर्म के आगे माइनस है, यानी कि ये दोनों ज़रूर रिएक्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. तो बी और डी को मैं रिएक्टेंट साइड में रख देता हूँ और प्लस देखिए सी और ए के साइड में है, यानी कि ए और सी को मैं प्रोडक्ट साइड में रख देता हूँ, राइट. अब सी के आगे अगर 1/2 है, यानी कि सी का कोएफिशिएंट 2 होगा. डी का कोएफिशिएंट 1/3 है, यानी कि यहाँ पे ज़रूर 3 होगा. ए के आगे 1/4, तो ये 4 होना चाहिए. और b के आगे 1, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा. तो b + 3d gives 4a + 2c एंड यू कैन सी दैट दिस इज ऑप्शन नंबर बी. तो b हमारा करेक्ट आंसर है. ओके, आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 53 देखिए. 53 में आपको बोला है MnO4 2- इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेट्स टू. तो MnO4 2- गिव्स MnO4- एंड MnO2. अब आपको करना क्या है, आपको इस रिएक्शन को सिंपली बैलेंस करना है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ MnO4 2- को 2 बार. ओके, ये हमारा मैंगनेट आयन है जो कि ऑक्सीडाइज होकर परमैंगनेट में कन्वर्ट हो रहा है, और MnO2. अब अगर हम देखें, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर उसका +6 है, यहाँ +7, यहाँ +4. तो मैं इसको इस तरीके से देखूंगा, +6 से +7 ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, और यहाँ जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 1, राइट. यहाँ +6 से +4 ये वाला पार्ट हो गया आपका रिडक्शन, और इसमें आ रहा है आपका चेंज 2, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड. इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 लॉस्ट इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इज इक्वल टू 2. अब करना क्या है, हमें बस ये दो नंबर्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 MnO4 2- + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि MnO4 2- गिव्स, यहाँ पे आ जाएगा 2 MnO4- + MnO2, राइट. अब इन दोनों को हम वापस से कंबाइन करके लिख सकते हैं 3 MnO4 2- गिव्स 2 MnO4- + MnO2. अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 1 मोल डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो क्या बनेगा. तो इसका अगर 1 कर देते हैं तो बेसिकली यू जस्ट नीड टू डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 3 एंड देन इट विल कन्वर्ट टू MnO4 2- गिव्स 2/3 MnO4- + 1/3 MnO2. तो अगर आप देखें तो ये मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए से, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. 54. मिली इक्विवेलेंस ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन टू हैव pH 13. ओके, तो देख सकते हैं pH अगर 13 है तो हम बोल सकते हैं कि pOH ज़रूर 1 होगा, बिकॉज pH + pOH 14 होता है. और pOH अगर 1 है तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- जो होगा वो होगा 10⁻⁻1, राइट. OH- का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁻1 मोलर है, इसका मतलब 10⁻⁻1 मोल्स ऑफ OH- इन 1 लीटर, राइट. इसका मतलब सबसे पहले हम देख सकते हैं कि आपसे बोला है 10⁻⁻, क्या मैं बोल सकता हूँ 10⁻⁻2 मोल्स ऑफ OH- इन 100 ml. अब जितना मोल्स ऑफ OH- होगा उतना ही इक्विवेलेंट आपको किसी भी बेस का चाहिए होगा,
तो यानी कि मैं ये बोलूँगा कि 10 की पावर -2 इक्विवेलेंस ऑफ बेस, हमारा बेस इस केस में कौन है, बैरियम हाइड्रोक्साइड है। तो 10 की पावर -2 इक्विवेलेंस चाहिए, राइट। अब 10 की पावर -2 इक्विवेलेंस, अब उसे अगर मेरे मिली इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, 10 की पावर -2 को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, विच विल गिव मी 10 मिली इक्विवेलेंस। तो 10 मिली इक्विवेलेंस होने चाहिए, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 55, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ गया है, BbS प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 gives 2 PbSO4 प्लस 2H2O। ओके, अब आपसे बोला है if 2.5 ampere of current is drawn for 965 minutes, H2SO4 consumed is। ओके, अब सबसे पहले इस रिएक्शन में हमें क्या देखना है कि देखिए राइट हैंड साइड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके Pb है, यहाँ 0, यहाँ +4। तो क्या मैं देख सकता हूँ कि 0 से +2 इसमें भी चेंज 2 है, +4 से +2 इसमें भी चेंज 2 है, यानी कि रिडक्शन में भी 2, ऑक्सीडेशन में भी 2, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ इधर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर गेन हो रहा होगा और इधर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहा है। अब एक बात देखिए, यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 मोल H2SO4, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस रिएक्शन में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होंगे उतना ही मोल्स H2SO4 भी कंज्यूम होगा। ओके, अब कितना मोल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है वो हम कैसे निकालें, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड को मैं इस तरीके से समझ सकता हूं कि जो भी चार्ज कंज्यूम हुआ है डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 96500 कूलम। तो इसे हम इजीली लिख सकते हैं IT डिवाइडेड बाय 96500, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, I का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 एम्पियर और टाइम दिया होगा 965 मिनट्स, तो उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 965 से, सॉरी 96500 से। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 गया। अब 965 से अगर इसे काटता हूँ मेरे पास बचता है 10, 2.5 से 10 काटता हूँ, यहाँ बचेगा 4, 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5, राइट। अब मेरे को बताइए इतना मोल्स अगर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुआ है तो मैं ये बोलूँगा उतना ही मोल्स, बिकॉज इसका कोएफिशिएंट अगर आप देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैं बोलूँगा उतना ही मोल्स हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी कंज्यूम हुआ होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 विच हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए सिंपल सा बात है, लैम्डा EQ का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी लिखा जा सकता है। अब मेरे को बताइए यहाँ पे अगर मैं देखूँ और A, B, C और D अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सबका आपको मोलैरिटी दिया हुआ है। नॉर्मेलिटी अगर निकालना है यहाँ पे, तो नॉर्मेलिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं द एक्सप्रेशन n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, राइट, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब मेरे को बताओ नॉर्मल, तो पहला केस में हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी 0.1 दिया हुआ है, उसके साथ HCl का n फैक्टर 1, यानी कि ये 0.1 नॉर्मल ही रहेगा। ऑप्शन बी में अगर देखें तो उसका n फैक्टर 2 है, तो ये 0.2 नॉर्मल हो जाएगा। ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो ये 0.3 नॉर्मल हो जाएगा, राइट। अब ये तीनों को अगर कंपेयर करें, नॉर्मेलिटी सबसे ज़्यादा इसका आ रहा है, जिसका नॉर्मेलिटी ज़्यादा उसका लैम्डा EQ कम। अब आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा EQ, तो लैम्डा EQ अगर आपको मैक्सिमम चाहिए यानी कि नॉर्मेलिटी मिनिमम चाहिए, नॉर्मेलिटी मिनिमम आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए। आते हैं अगले सवाल पे। 57 ग्राफ बिटवीन log x by m and log p is a straight line at angle 45 with intercept OA as shown. Hence x by m at a pressure of 0.2 atm is. Okay. अब इस चीज़ को थोड़ा समझने के लिए हम क्या देखेंगे हम देखेंगे एक्सप्रेशन आता कहाँ से है। तो आपको ये समझना है कि x by m होता क्या है, k इंटू पी के पावर 1 by m, राइट। और यहीं से जब हम दोनों साइड log लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है log of x by m इज इक्वल टू log k
प्लस 1/n log p, राइट। अब ये आ रहा है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इस केस में अगर हम देखते हैं तो हमारा कौन सा चीज़ का क्या वैल्यू आ रहा है उसको एक बार समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.3010 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा y इंटरसेप्ट, यानी कि y इंटरसेप्ट को अगर आप देखें उसका वैल्यू जो 0.3010 दिया है वो बता रहा है आपको कि ये log 2 है, राइट। log 2 है, इसका मतलब बेसिकली द डेटा इज ट्राइंग टू टेल अस दैट जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू 2 है, ओके। अब ये इसका वैल्यू मिल गया। अब ग्राफ का स्लोप देखिए, आपको जब बता दिया कि एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पे हमारा स्लोप ये आ रहा था, क्योंकि अगर हम इसे देखें ये बेसिकली इसे हम ऐसे देख सकते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, राइट। तो y इंटरसेप्ट तो हम रिलेट कर चुके हैं, y एक्सिस पे तो log ऑफ x बाई एम ही आएगा, x एक्सिस पे log p ही आएगा, और यहाँ पे आ रहा है बेसिकली स्लोप 1, राइट, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है। तो इससे हमें यह पता चला कि 1/n का वैल्यू जो है वो 1 है, और 1/n का वैल्यू 1 होने का मतलब n का वैल्यू भी 1 है, राइट। तो हमें बेसिकली k का वैल्यू मिल गया 2 और n का वैल्यू मिल गया 1। तो अब करना कुछ नहीं है, हमें बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि हमें निकालना है x/m। तो x/m इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ, k का वैल्यू 2 हम जानते हैं, p का प्रेशर क्वेश्चन में बोला है एट अ प्रेशर ऑफ 0.2 atm, तो 0.2 के पावर n का वैल्यू 1 है, तो ये 1 ही होगा। तो 2 इंटू 0.2 यानी कि 0.4 हमारा आंसर होगा, राइट। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 A salt AB crystallizes in the CSCl structure। अब CSCl structure जिसमें the anions at the corners touch each other, इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा AB सॉल्ट है जिसमें एनायंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल है ये केस। अब उस केस में जो बीच में इन 8 पार्टिकल्स के बीच में जो कैटायन है वो कुछ ऐसा होगा। अब मैं ये बोलूँगा कि ये जो है ये एक परफेक्ट क्यूबिकल वॉइड, परफेक्ट क्यूबिकल वॉइड। तो क्यूबिकल वॉइड का जो रेडियस रेशियो होता है r प्लस बाय r माइनस वो होता है 0.732। तो इस केस में भी जिसमें एनायंस कॉर्नर पे जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और कैटायन को भी टच कर रहे हैं जो कि बीच में, तो इस केस में रेडियस रेशियो कैटायन बाय एनायन का होगा 0.732। ये है ऑप्शन नंबर डी, ओके। आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 देखिएगा, 59 में बोला हुआ है डाइमर फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस विथ, तो BH3 आपको पता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ के डाइबोरेन बनाता है जो कि B2H6 होता है। उसके बाद AlCl3 इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये Al2Cl6 में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई इट sublimes at very low temperature, right? And NO2, दो NO2 भी N2O4 के साथ इक्विलिब्रियम पे रहता है डाइमर फॉर्मेशन के साथ, यानी कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आपसे बोला गया है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, राइट। अब आपसे बोला गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज 100 ग्राम पर मिनट। अब आपसे बोला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। Now the important thing to notice in this particular question is that the rate is given in terms of mass per unit time। तो जो हम रिलेशनशिप जनरली लिखते हैं, जैसा कि इस पेपर के सेकंड क्वेश्चन में भी था, जिसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के बीच में हम रिलेशनशिप बनाते हैं यूजिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, दैट relationship is valid only for like when the rate is expressed in terms of mole or molarity, change in moles। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मास का बात किया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस रिएक्शन को मास के टर्म्स में इमेजिन कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें सजेस्ट करूंगा 2 मोल ऑफ SO2 का मास बताइए। तो 2 मोल ऑफ SO2 का मोलर मास होता है बेटा 64, तो 2 मोल ऑफ SO2 यानी कि 128 ग्राम्स। और यहाँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम, राइट। और उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, तो 2 मोल SO3 का मास होता है 160 ग्राम। तो मैं ये बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे मोल का रेशियो भले हो 2:1:2, लेकिन मैं क्या देखना चाहता हूँ, ये है आपका मोल रेशियो, लेकिन मैं अब देखूंगा मास रेशियो। अगर मास रेशियो आप एक बार कैलकुलेट करें, एक बार इसको देखें, तो आप देख सकोगे कि ये मास रेशियो एक्चुअली 4:1:5 है,
128 is to 32, 4 is to 1 है, 32 is to 160, 1 is to 5, राइट। अब क्वेश्चन में बोला है आपको कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, इसका पर मिनट 100 ग्राम बन रहा है। तो इसका अगर पर मिनट 100 ग्राम पर मिनट बन रहा है तो मेरे को बताइए ये किस रेट से डिकम्पोज होगा। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब 1 मोल ऑक्सीजन डिकम्पोज होता है तब जाके 2 मोल SO3 बनता है। यानी कि 1 ग्राम अगर ऑक्सीजन कम रहा है तो 5 ग्राम SO3 बढ़ रहा है। तो यहां अगर 100 ग्राम बढ़ रहा है तो इसका जरूर 20 ग्राम पर मिनट कम रहा होगा। और यही सवाल हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो 20 ग्राम पर मिनट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आता है क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61. An aqueous solution containing 1 gram of urea boils at 100.25 degrees Celsius. The aqueous solution containing 3 grams of glucose in the same value will boil at. तो मेरे को बताइए 1 ग्राम ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स क्या है। अब आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो भी होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन पे। तो 1 ग्राम ऑफ यूरिया, अगर मैं यूरिया का बात करूं तो बेसिकली मेरे पास है 1/60 मोल्स, राइट। और उसके कारण जो करस्पॉन्डिंग डेल्टा टी बी आया है वो है 0.25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 0.25 डिग्री सेल्सियस एलिवेट हो गया। अब हम बात करते हैं अगर ग्लूकोज का भी अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का कोशिश करें तो वो आ रहा है आपका कितना, 3 ग्राम डाला गया है। और 3 ग्राम अगर मोलर मास 180 से डिवाइड करें तो ये आता है अल्टीमेटली 1/60। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ मोल्स या सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। इसकी वजह से जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एनी चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आना चाहिए वो भी सेम आना चाहिए। इसकी वजह से मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे भी डेल्टा टी बी 0.25 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसकी वजह से दिस सॉल्यूशन विल ऑल्सो बॉयल एट 100.25 डिग्री सेल्सियस। दैट इज ऑप्शन नंबर डी अगेन। ओके, चलिए आते हैं 62 पे। 62 में आउट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड्स व्हिच वन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जब भी हमें कंपेयर करना हो तो हम यूज़ करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 2 तरह के हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस। लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्गर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमारे पास चारों में अगर देखा जाए वैन डर वाल्स के फोर्सेस के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मोलर मास HI का है, उसका होना चाहिए था। बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से ये इसका इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा और इसी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट होगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे चारों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑप्शन डी HF का है। ओके, आएंगे 63 पे। बोला फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B the reaction rate at reactant concentration 0.01 molar is found to be 2 into 10 की power minus 5 mole per liter per second. The half life period of the reaction is okay. तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है यानी कि R is equal to K concentration of A की पावर 1, राइट। अब आपको क्या बोला, द रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.01। तो K इंटू 0.01 करने पे जो रेट आया वो आया कितना, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 5 मोलर पर सेकेंड, राइट। अब आप मेरे को बताइए यहाँ से क्या मैं K का वैल्यू निकाल सकता हूँ। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 के पावर माइनस 2, ये 10 के पावर माइनस 5, यानी कि K हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3। और 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3 अगर है तो हमें क्या चाहिए, हाफ लाइफ चाहिए। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय K। तो हाफ लाइफ हो जाएगा आपका 0.693 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3। 10 के पावर माइनस 3 ऊपर गया तो अल्टीमेटली आ जाएगा 693 बाई 2। 693 बाई 2 अगर आप अप्रॉक्सीमेटली करोगे तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 347 सेकेंड्स। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पे ये। A 0.1 molar solution of K2SO4 is dissolved to the extent of 90%. What would be its osmotic pressure? तो अगर K2SO4 को डिसॉल्व किया है टू द एक्सटेंट ऑफ 90%, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो हमारा 0.9 है, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा बेटा पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT। आई का वैल्यू आ जाएगा आपका, आई को हम सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होता है आपका 1 प्लस m-1 अल्फा। तो 1 प्लस K2SO4 कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, 2 K प्लस और एक सल्फेट यानी कि 3।
तो मैं लिख सकता हूँ 3 - 1 इंटू अल्फा दैट इज 0.9। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 - 1 इज 2, 2 इंटू 0.9 इज 1.8, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 2.8। तो आई का वैल्यू मिल गया मुझे 2.8। कॉन्सेंट्रेशन कितना मोलर, 0.1 मोलर। आर हम कौन से यूज़ करेंगे, देखो ऑप्शंस एटीएम में दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लीटर एटीएम वाला, यानी कि 0.0821, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लिख सकते हैं 1/12। और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन, राइट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2.8 इंटू 0.1, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 25 है, 25 इंटू 0.1, 2.8 इंटू 2.5, 25 इंटू 0.1, राइट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 7 एटीएम के आसपास आना चाहिए, और उसका जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा 6.896 एटीएम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 65. The correct order of equivalent conductance at infinite dilution of LiCl, NaCl, KCl. अब यहाँ पे अगर हम देखें द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम किस बेसिस पे देखें, अगर आप देखें तो इन तीनों में ही हमारा जो एन फैक्टर है वो तो सेम है। तो अब हमें किस बेसिस पे देखना है, हमें इंडिविजुअल आयंस को ऑब्जर्व करना होगा। तो अगर आप देखें Li प्लस Na प्लस और K प्लस, अगर हम देखते हैं इन तीन आयंस में जो आयंस का एक्चुअल साइज है उसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा K प्लस का साइज है, राइट। बट जब वो सॉल्यूशन में रहेगा, सॉल्यूशन में वो रहेगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, और ये हमारा साइज ऑफ आयन। लेकिन जब हम साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन कंपेयर करेंगे, तो एक्चुअली पता चलेगा कि ये सबसे बड़ा है, ये उससे थोड़ा छोटा है, ये उससे भी छोटा है। इसको एक्चुअली थोड़ा अप्रोप्रिएटली बनाए तो ये और ज़्यादा हाइड्रेट, ये और ज़्यादा, राइट। तो जिसकी वजह से मोबिलिटी सबसे ज़्यादा आ जाता है इसका। मोबिलिटी अगर सबसे ज़्यादा इसका है तो उसी का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा होगा KCl का, उसके बाद NaCl का, और सबसे कम इनफैक्ट LiCl, राइट। और दिस मैचेस विद ऑप्शन नंबर बी एंड दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। 66 देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजिशन इन द बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड हैव शॉर्टेस्ट लैम्डा। मेरे को बताइए, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो शॉर्टेस्ट लैम्डा मतलब हाईएस्ट एनर्जी। अब आपको पता है कि बार्मर सीरीज जो है, बार्मर सीरीज में हमारा N1 का वैल्यू 2 होता है और N2 का वैल्यू 3, 4, 5, 6 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है, राइट। अब जो मिनिमम एनर्जी होता है वो होता है 3 से 2, इसका लैम्डा मैक्स, तो जो मिनिमम होगा वो होगा यहाँ से, ये होगा लैम्डा मिनिमम। तो N1 इक्वल टू 2, N2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट इज ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 67 पे। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन फॉर हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2। ये देख के आप बोल सकते हैं कि ये बात किया जा रहा है 4D का, ठीक है। n इक्वल टू 4, l इक्वल्स 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब 4D में आप जानते हैं कि हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब बोला है s इज इक्वल टू बस प्लस हाफ हो सकता है, s इज इक्वल टू बस प्लस हाफ, तो यहाँ पे 5 ही इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। तो इसलिए बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, आंसर हो जाएगा हमारा C विच इज इक्वल टू 5। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डाइबोरीन। डाइबोरीन अगर आप देखें तो B2H6 होता है, उसे मैं सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन इसे मैं ऐसे रखूंगा क्योंकि वो एक डिफरेंट परपेंडिकुलर प्लेन में इनफैक्ट। तो आपसे बोला कि देयर आर 6 एटम्स इन वन प्लेन। 6 एटम इन वन प्लेन, यस बोला जा सकता है, क्योंकि इसको अगर मैं वेज डैश से देख रहा हूँ तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बोरोन, ये बोरोन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, और ये दोनों हाइड्रोजन भी। तो ये टोटल 6 एटम्स ये सेम प्लेन में रहेंगे, और बाकी दोनों उस प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, ये दोनों हाइड्रोजन यानी कि बनाना बॉन्ड वाले। अब उसके बाद बोला द BH बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट। यस, दिस BH इज अ 3C2E बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड, और यहाँ पे जो है ये 2C2E बॉन्ड है, जिसकी वजह से इनके बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है, राइट। बोला देयर आर 4 3C2E बॉन्ड्स। नहीं, एक्चुअली 3C2E बॉन्ड्स अगर आप काउंट करें, एक तो ऊपर जो मैंने बनाया है और एक नीचे ये वाला, तो हमारे पास एक्चुअली 2 ही 3C2E बॉन्ड्स हैं। और
यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो यही होगा। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, इट कैन नॉट बी मीथाइलेटेड बियॉन्ड B2H2Me4। तो जिसका जब मीथाइलेशन होता है तो हमारे पास जो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स है, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स गेट रिप्लेस्ड बाय मिथाइल, यानी कि जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ अब आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पे भी आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो बेसिकली सिंस वी हैव 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी मिथाइलेटेड बियॉन्ड B2H2Me4, राइट। इसका मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट है। हमसे पूछा गया था यहाँ पे इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, बोला व्हेन ZnS इज बॉइल्ड विद स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड द प्रोडक्ट्स आर जिंक नाइट्रेट। चलिए देख लेते हैं। ZnS इज बॉइल्ड विथ स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड HNO3, तो इससे प्रोडक्ट बना जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो आपसे पूछा व्हाट आर द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक, सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, यहाँ पे भी +2 है, तो इसका चेंज जो है वो है बिल्कुल 0, ठीक है। फिर किसका पूछा है? सल्फर। सल्फर का ऑक्सीडेशन यहाँ था -2, यहाँ है +6, तो -2 से +6 ये चेंज है पर एटम 8 का। और नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर था +5, यहाँ हुआ है +4, तो +5 से +4 का टोटल चेंज हो जाएगा आपका 1, यानी कि हमारा आंसर है 081 यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इसलिए इससे -1 लिखा हुआ है, और आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन डी। Hello everyone, welcome to the discussion of FT4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से। हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन अगर आप बनाओगे, दिस इज पेंटेन। अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन में हमें क्लोरीन अटैच कर देना है। तो हमें बोला है कि इसमें कायरल कार्बन एटम्स कितने हैं। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों ने आंसर 2 ही दिया होगा, क्योंकि एक ये वाला और ये वाला, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये मिथाइल और ये एक बड़ा ग्रुप डिफरेंट है। वैसे यहाँ पे सेम क्लोरीन, एक हाइड्रोजन होगा, मिथाइल और ये ग्रुप डिफरेंट है। लेकिन आपको पता है कि बीच वाला भी कायरल होगा, ठीक है। बीच वाले को कायरल हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडो कायरल या फिर स्यूडो एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बीच वाले की कायरलिटी कैसे आ सकती है। जैसे आपको एक डाउट आ सकता है कि क्यों सर, देखने में तो ये दोनों सेम लग रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा H और Cl, चलो ये तो 2 डिफरेंट है। अगर ये दोनों कायरल हैं तो सपोज ये R कॉन्फ़िगरेशन शो करता है और ये S, तो आपको पता है 4 डिफरेंट ग्रुप आ गए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसको भी हम लोग कायरल बोल सकते हैं। क्लियर है बात? तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो इट्स करेक्ट आंसर इज A, क्योंकि बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। 71 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज कार्बीन, ठीक है। तो कार्बीन इनमें से कौन सा है? तो ए ऑप्शन इज एक्चुअली कार्बेनाइन, ठीक है। ये कार्बेनाइन है, सी पे नेगेटिव है। बी हमारा करेक्ट आंसर है, इसी को बोलते हैं कार्बीन। स्पेसिफिकली ये सिंगलेट कार्बीन है, ठीक है। एक ट्रिपलेट कार्बीन का भी कॉन्सेप्ट होता है। ये डाइक्लोरोकार्बीन है, बहुत फेमस है। ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड होता है राइमर टाइमन रिएक्शन में, ठीक है। तो बी हमारा सही आंसर होगा। सी एक्चुअली कीटीन है और डी आप लोगों को पता है कि कीटोन है, ठीक है। तो ये जो हमारा बी है CCl2 लोन पेयर, और आपको पता है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। दिस इज नथिंग बट डाइक्लोरोकार्बीन। तो हमारा सही आंसर होगा बी। द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 पे आते हैं, ठीक है। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें हमारे पास बेंजीन है, एसिड हैलाइड है और AlCl3 भी है, एनहाइड्रस। तो AlCl3 Cl को ट्रैप करता है, जिससे उन्होंने जो प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, ये हाइब्रिड दिया है, तो मैं भी हाइब्रिड ही बनाता हूं, COR। ये जो रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर है, और बाई प्रोडक्ट HCl। इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्यों?
क्योंकि यहाँ बेंजीन में हम लोग एसाइल ग्रुप को इंसर्ट कर रहे हैं इसलिए। और ये जो रिएक्शन होता है इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक, इट फॉलोज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि बेंजीन में आपने इलेक्ट्रोफाइल ऐड तो किया है लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूट भी है, निकला कौन है H+, वही तो जाके Cl- से ऐड होता है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हो किस में रहा है, एक बेंजीन रिंग में हो रहा है जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बाकी यहाँ ऑप्शन में अगर देखोगे ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 के साथ। विच इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है तो हम लोग ऑप्शंस बना लेते हैं। ठीक है, ए में हमें दिया है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, बी में हमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड, सी अगर देखें तो बेंजोइक एसिड, और डी अगर देखें तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा ए का। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे लगेगा सर इफेक्ट। व्हाट इज सर इफेक्ट? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ठीक है, तो इसलिए बहुत लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो लोग सोच रहे होंगे डोनेटिंग ग्रुप है तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा वैसे आप सोचोगे तो। बाकी सबसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 74 के साथ। 74 में हमें बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। पहला दिया है एनिलीन, दूसरा पैरानाइट्रो एनिलीन, तीसरा है साइनाइड ग्रुप पैरा पे, चौथा है CH3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे NO2 पैरा पे क्या लगा रहा है -M, CNB -M, CH3 +H। ठीक है, तो हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of electron donating groups. It is inversely proportional to number of electron withdrawing groups. तो यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है 4। ठीक है, 4 में डोनेटिंग ग्रुप है CH3, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद 1। अब इन दोनों में अगर देखें -I लिस्ट आपको अगर पता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का लिस्ट, तो NO2 इज अ स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग ग्रुप देन साइनाइड। तो इसलिए स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग ग्रुप मतलब बेसिक स्ट्रेंथ और कम, तो 4132 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सीक्वेंस हमें दिया है ऑप्शन ए में। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं 75th क्वेश्चन की। तो इसमें हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, तो थियोरेटिकल है तो हम पढ़ लेते हैं। SN1 मैकेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली गिवन बाय टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ट्रू। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है। इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस, इसलिए हमें पता है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रेट सबसे फास्ट होता है, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो मोस्ट कॉमनली तो 3 डिग्री ही देगा। यस ट्रू, 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब अगर सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। ऑब्वियसली अभी अभी मैं बोल ही रहा था, तो ये तो करेक्ट है ही, और हमें वैसे भी करेक्ट स्टेटमेंट से देखना है। थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। SN2 mechanism involves retention of configuration। ठीक है, क्लियर है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो बोला गया है SN2 mechanism involves retention of configuration, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा SN2 mechanism आप लोगों ने पढ़ा होगा, SN2 रिएक्शन, तो वहां पे मैकेनिज्म में इट इज अ 1-स्टेप प्रोसेस, और उसमें रिटेंशन नहीं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके पूरे मैकेनिज्म को बोला ही जाता है वेल्डन इन्वर्जन। ठीक है, और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन का सेम रह जाना, वो तो रह ही नहीं सकता है, क्योंकि होता क्या है SN2 में, बैक साइड अटैक। लिविंग ग्रुप जिस डायरेक्शन से निकलता है, न्यूक्लियोफाइल उसके बैक साइड से अटैक करता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे इन्वर्जन होना चाहिए था, तो थर्ड हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रू। SN2 इज अ 1-स्टेप प्रोसेस। ट्रांजिशन स्टेट बिल्कुल बनता है, ठीक है, जिसमें आपके तीनों ग्रुप्स रहते हैं और एक पार्शियल बॉन्ड बनता है, मतलब
एक फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बनता है न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच, कुछ ऐसा मैं बना ही देता हूँ, ठीक है, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। SN2 में ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, अगर 3 ग्रुप्स ये हैं, एक तो पार्शियल बॉन्ड बनता है न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में, और एक बॉन्ड ऐसा पार्शियल लिविंग ग्रुप का, क्योंकि ये शो करता है कि लिविंग ग्रुप निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। बाकी इन तीनों का परमानेंट बॉन्ड रहता है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट जो होता है sp2 हाइब्रिड ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है। तो यस, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो 4 भी करेक्ट है, तो 1 2 4, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 76। 4 structures 1 to 4 of different alcohols are given below, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अल्कोहल दिए हुए हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या गया है इसके लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का है, ठीक है। तो हमें पता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पास्ट ईयर्स में आ चुका है इस पे क्वेश्चन। तो हमें बेसिकली ये मेरे हिसाब से तो ये GOC का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो मैं डायरेक्ट OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाता हूँ। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, सही है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो ये तो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, रेजोनेंस प्लस अल्फा H2 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है अल्फा H5, यहाँ पे भी सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा H4, यहाँ पे भी सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा H2। तो यहाँ पे रेट का जो ऑर्डर हो जाएगा, 1 का रेट सबसे फास्टेस्ट होगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4। मुझे पता है बहुत लोगों ने इसमें गलती किया होगा कि इसको रीअरेंज कर दिया होगा, ठीक है, क्लियर है। रेट के क्वेश्चन में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है हमें, ये ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो इसका आंसर चेक कर लेते हैं फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। तो अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें बोला गया है CH3 CH के साथ ये डबल बॉन्ड है, इसका रिएक्शन अगर हमें HBr के साथ दे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और HBr है, तो आप लोगों को पता है ये रिएक्शन और कोई नहीं, क्लासिकल कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें बनाना है। ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मैं जानबूझ के इधर करूंगा ताकि CH के साथ बॉन्ड बना ले, और ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये हमारा मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन है। क्यों? OH पैरा पोजिशन में +M लगाएगा यहाँ पे, सही है। तो यहाँ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोग Br- को ऐड करेंगे, तो आंसर आपका ये हो जाएगा सही, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे, ठीक है। सी और डी ऑप्शन को आपको देखना भी नहीं था, उन्होंने OH को रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन, विच इज नॉट पॉसिबल ओनली, ठीक है, क्लियर है इन दिस केस। तो इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 ऑस्मियम टेट्रोक्साइड इज अ रिएजेंट यूज्ड फॉर, ठीक है, ये होता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। मैं आपको बताना चाहूंगा ये करवाता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम लोग देखें, ठीक है, सपोज हमने ले लिया ये साइक्लोएल्कीन, और यहाँ पे अगर आपको OSO4 हाइड्रोलाइसिस देते ऐसे, ठीक है, क्लियर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इससे दोनों OH सेम साइड में लग जाएंगे, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट अ सिस डायोल, सिस इसलिए क्योंकि सेम साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस डायोल हम लोग बना सकते हैं यूजिंग OSO4 ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। एक और रिएजेंट आता है, आपने पढ़ा होगा बेयर्स रिएजेंट, डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, उसको भी यही सेम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप एक बार ऑप्शंस को देखिए, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बिल्कुल गलत, ये एल्कीन्स का केमिकल प्रॉपर्टी होता है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ओलेफिन्स, ओलेफिन्स मतलब एल्कीन्स, टू फॉर्म ट्रांस डायोल्स बिल्कुल गलत। लेकिन सी ऑप्शन पढ़िए, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ओलेफिन्स टू गिव सिस डायोल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। डी तो गलत ही है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइलिन्स, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सी हमारा
मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एसिटाइलिन का हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। डी ऑप्शन को भी हम कंप्लीटली गलत नहीं बोल सकते, लेकिन अगर एक बेटर ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, क्योंकि सी में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, कि आप एल्कीन से करवाइए रिएक्शन और फिर सिस डायोल बनवाइए, ठीक है, क्लियर है। तो दैट इज ऑब्वियसली मोर अप्रोप्रिएट, तो इसलिए सी को हम लोग करेक्ट आंसर मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। 79 की बात करते हैं, ठीक है। द ईथर व्हेन ट्रीटेड विथ HI प्रोड्यूसेस, ये है हमारा ईथर। HI के लिए पहले भी पास्ट ईयर में बहुत क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये H+ और I-, ये पहले पोलराइज हो जाएगा, जिससे OH CH2 बेंजीन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इस बॉन्ड को तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन यहाँ से तो टूट सकता है। तो यहाँ पे बन जाएगा OH प्लस ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हमारा बन जाएगा, जो कि स्टेबल है, और इससे आप I- जोड़ दीजिए तो आपका एक प्रोडक्ट बन गया ये। तो एक तो प्रोडक्ट है ये वाला और एक प्रोडक्ट है ये वाला, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, ये फिनॉल हमारे 4 पे है और ये जो मैंने CH2I बनाया है बेंजाइल आयोडाइड, तो ये है 1 में, ठीक है। तो 2 और 3 का पॉसिबिलिटी निकलता ही नहीं है फिर, तो 1 और 4 हमारा होना चाहिए, तो वो ये ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 80। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजेल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड, इज कॉल्ड, ठीक है, क्लियर है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये और कुछ नहीं, इटार्ड्स ऑक्सीडेशन या फिर इटार्ड्स रिएक्शन है, ठीक है, जो कि आपको दिया गया है सी ऑप्शन में, ठीक है। बाकी वुड्स रिएक्शन ये है नहीं, ना ही फिटिग है, ना ही रोजेनमंड्स रिएक्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 81, द रिएक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। आप जानते हैं कि बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड विथ H2PdBaSO4। अगर हम लोग रिएक्शन करें, ठीक है, तो इससे जो है बेंजेल्डिहाइड बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज बेसिकली रोजेनमन रिडक्शन, रोजेनमन रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है विथ प्रोड्यूसेस, ठीक है, क्लियर है। तो बेंजेल्डिहाइड, दिस इज नथिंग बट बेंजेल्डिहाइड। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे, हमारे पास बेंजेल्डिहाइड है ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं 82 का। तो X plus CH3COH gives us ester in water. This is a very simple esterification reaction. Esterification में ईस्टर बनता है, ठीक है। तो अल्कोहल यूज करना होगा हमें, कोई भी अल्कोहल यूज करें, और अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करें, तो इससे हम लोग अगर वाटर एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपका ईस्टर बन जाएगा ये ROCOCH3। दिस इज नथिंग बट ईस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ईस्टर बनाने के लिए हमें अल्कोहल चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 83 की अगर बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए हमें मेजरली इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे ही फोकस रखना होता है। कभी अगर बहुत ज्यादा बल्की कंपाउंड है, तब फिर स्टेरिक फैक्टर की बात करते हैं ना। व्हाट आर दीज फैक्टर्स? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज द कार्बन, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। और स्टेरिक फैक्टर मतलब मोर बल्की इज द कंपाउंड, मोर डिफिकल्ट इट विल बी फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक, ठीक है, क्लियर है। सो रेट बिकम्स स्लो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड पे है एसिटेल्डिहाइड, थर्ड पे है ब्यूटेन 2 ऑन, 4 पे है पेंटेन 3 ऑन। तो हमें बोले रेट का ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रुप -I लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा हो जाएगा कार्बन। ये +I, ये -I, ये +I, ये भी +I, ये +I, ये भी +I। तो हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 1 है, उसके बाद एक विथड्रॉइंग ग्रुप है तो 2 है। इन दोनों में अगर देखें, मिथाइल इथाइल में इथाइल बेटर +I ग्रुप होता है, तो ऑब्वियसली वो डेल पॉजिटिव को जो है ज्यादा स्टेबिलाईज कर देगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। तो 1 2 3 4 अगर हम लोग देखें, ये डी ऑप्शन में है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का 84। तो यहाँ पे हमें बोला है एमाइलोज एंड सेलुलोज बोथ आर लीनियर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, द डिफरेंस बिटवीन देम इज, ठीक है। तो हमें देखना है एमाइलोज हैज बीटा 1,4 लिंकेज, शुरुआत ही गलत, ठीक है, क्लियर है। तो आगे का तो छोड़ो, पहले ही गलत, बीटा नहीं अल्फा लिंकेज होता है, ठीक है, क्लियर है। बेसिकली अमाइलोज में, ठीक है, इट इज लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, क्लियर है। तो ये अल्फा लिंकेज होता है, उसमें बीटा नहीं होता है, तो ये गलत ही है स्टेटमेंट। तो आगे पढ़ना है कि और ऊपर से और गलत चीजें लिखी हुई है। सेलुलोज हैज बीटा 1,6 लिंकेज, ये तो और भी गलत, ठीक है, 1,6 लिंकेज होता ही नहीं है। सेलुलोज में भी 1,4 लिंकेज होता है, लेकिन बीटा लिंकेज होता है, ठीक है। बी ऑप्शन एमाइलोज हैज अल्फा 1,4 लिंकेज, करेक्ट, एंड सेलुलोज हैज 1,6 लिंकेज, ये भी गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, एमाइलोज हैज अल्फा 1,4 लिंकेज एंड सेलुलोज हैज बीटा 1,4 लिंकेज, बिल्कुल सही, सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो पक्का डी भी कोई गलत स्टेटमेंट ही होगा। एमाइलोज हैज बीटा 1,4 लिंकेज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, क्लियर है। एक्चुअली ये जो एमाइलोज कर रहे हैं, एमाइलोज बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च हैज टू कंपोनेंट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो 1,6 लिंकेज की बात हो भी रही है, आपको कंफ्यूज करने के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, वो एक्चुअली 1,6 लिंकेज एमाइलोपेक्टिन में होता है, ठीक है, क्लियर है, क्रॉस लिंक। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन भी गलत ही है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी एक पॉलीमर्स का थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो आंसर इज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। तो 85 का आंसर ए आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। चलो, तो यहाँ पे 86th क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कि फॉर फिनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज द मोस्ट स्टेबल। तो इन स्ट्रक्चर्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। बी ऑप्शन है ये, और डी में इक्वल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये लोग चार्ज्ड है, इसलिए सी सबसे स्टेबल होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 87 की। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ओजोनोलाइसिस, ठीक है, जब तक कुछ भी मेंशन नहीं है हम लोग रिडक्टिव ही लेंगे। ओजोनोलाइसिस प्रोड्यूसेस बी प्लस सी विच बोथ ऑफ देम शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आप लोगों को पता ही है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए अपने को मिथाइल कीटो ग्रुप चाहिए, ये नेसेसरी है, ठीक है। तो हम लोग सारे को तोड़ के देखते हैं। जैसे ए ऑप्शन में C6H5 मतलब बेंजीन, ठीक है, तो इसको अगर तोड़ के हमने ऑक्सीजन लगा दिया है, तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट वाला तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन दुख की बात ये है कि राइट वाला नहीं देगा। इसके पास तो है ही नहीं मिथाइल कीटो, और इन्होंने बोला था कि दोनों ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। बात करते हैं बी ऑप्शन की। मैं आपको बताता हूँ इवन बी नहीं होगा, मैं इसको ऐसे प्रॉपरली लिखता हूँ CHH। अगर इसको आप तोड़ेंगे ऑक्सीजन, तो ये लेफ्ट वाला तो दे रहा है, लेकिन राइट वाला बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, ठीक है, ये तो दे ही नहीं रहा है, इसलिए ओवरऑल ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन की अगर बात करें, मैं आपको बताता हूँ सी भी नहीं होगा। अगर डायरेक्टली देख रहे हो यहाँ से जब ऑक्सीजन उसको देंगे राइट वाले को, लेफ्ट वाला भले ही दे दे, लेकिन राइट वाला तो दे ही नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर डी ही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट वाला देखो बिल्कुल देगा, एसीटोन बन रहा है, तो देखो लेफ्ट वाला तो दे रहा है लेकिन राइट वाला नहीं दे पाएगा, ठीक है, तो इसलिए सही आंसर तो डी हो जाएगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे। डी ऑप्शन में आप देखिए, इसको तोड़ के ऑक्सीजन, यहाँ भी मिथाइल कीटो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला, और यहाँ भी मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो दोनों देंगे, तो इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 88 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू फॉर्म 2-फिनाइल 2-ब्यूटानॉल। तो ये तो हमें एक एक करके देखना होगा। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 88 के लिए सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास ग्रिग्नार्ड है ये, और इसका रिएक्शन कीटोन के साथ दिया है, तो पक्का 3 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक, तो इससे बनेगा CH3CH2 CO- CH3PH, और इसका जब हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे तो इससे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH2 COH CH3PH। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। इसका अगर IUPAC नेम देखें तो इट इज नथिंग बट 2-फिनाइल ब्यूटेन 2-ऑल, ठीक है, क्लियर है, जो हमें पूछा गया है। इसका IUPAC नेम यही है जो हमें पूछा गया है। दिस इज नथिंग बट 2-फिनाइल ब्यूटेन 2-ऑल, या फिर इसको 2-ब्यूटानॉल भी आप बोल सकते हैं जैसा उन्होंने लिखा है।
तो बिल्कुल सही है, ए से ही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन है तो हमें सारा चेक करना होगा, ठीक है। तो 88 में हम लोग देख लेते हैं, नहीं ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो ए ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 89 के साथ। द रिएक्शन इज, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है एनसीईआरटी से, ठीक है। हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट, इसका रिएक्शन जब हम लोग Cu2X2 HX से करेंगे, जहाँ पे X Cl और Br हो सकता है, तो अब देखो हमारे पास बेसिकली इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है X माइनस, वो ऐड होगा और N2 निकल जाएगा, जिससे उन्होंने प्रोडक्ट ऑलरेडी दे ही दिया है, हेलोएरीन, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नथिंग बट सैंडमेयर्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो ये आंसर हो जाएगा बी। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में गैटरमैन रिएक्शन भी था, लेकिन गैटरमैन रिएक्शन में ऐसे कॉपर का कंपाउंड नहीं, कॉपर पाउडर लिया जाता है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस, तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे, आप ये गलती ना करें, ठीक है। चलो 89 के बाद डाइन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH से क्या रिएक्शन करना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जिससे हमें ब्यूटेन 2 मिल जाए। तो इसका आंसर होगा ए डाइल्यूट HgSO4। बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है ये, इसको बोलते हैं कुचेरोव रिएक्शन। ये पहले भी आ चुका है एग्जाम में, फिर से आ सकता है, या फिर इसे एक्चुअली दिस इज नथिंग बट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ए। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 से। बोला है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज डेल्टा एक्स इज 2 टाइम्स डेल्टा पी। ओके, अब बोला अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज, चलो देख लेंगे। तो सबसे पहले यूजिंग दिस हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब लिखते हैं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम लोग इसको यहाँ पे इक्वल टू मान लेते हैं h/4π। डेल्टा एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π, राइट। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू h/, इसको एक काम करते हैं 2 को इस तरफ ले आते हैं और इसे हम लिख सकते हैं 8π। अब डेल्टा पी स्क्वायर अगर h/8π है तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ h/2, क्योंकि रूट ओवर h/π तो आएगा ही, 8 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2√2, और डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी। तो इसकी वजह से अगर हम डेल्टा वी देखें तो वो लिख सकता हूँ 1/2m रूट ओवर ऑफ h/2π। इसे लिखा जा सकता है 1/2m रूट ओवर ऑफ h क्रॉस, और ये परफेक्टली मैच होता है ऑप्शन नंबर सी से। तो दैट विल बी आवर आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। बोला है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर हाइड्रोजन बिहेविंग एज रियल गैसेस। अब रियल गैस इक्वेशन जो होता है वो होता है P + AN²/V²। अगर हम 1 मोल के लिए लेते हैं तो मैं लिखूंगा A/V² इंटू V - B इज इक्वल टू RT, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखें हाइड्रोजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ही कम है कि हम A उसके लिए 0 मानते हैं, यानी कि उसके लिए प्रेशर करेक्शन नेग्लिजिबल है, हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस अजम्पशन को लेने के बाद हम इसे लिख सकते हैं P इंटू V - B इज इक्वल टू RT। इसको अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो PV - PB इज इक्वल टू RT, और पूरे इक्वेशन को मैं RT से अगर डिवाइड करता हूँ तो लिखूंगा PV/RT माइनस PB/RT इज इक्वल टू 1, और PB/RT को तो लिखा जा सकता है Z माइनस PB/RT, उस तरफ अगर चला गया तो 1 + PB/RT। ये आ जाता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का इक्वेशन, और दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। An ideal gas is allowed to expand both reversibly and irreversibly in an isolated system if Ti is the initial temperature and Tf is the final temperature. Which of the following statements is correct? अब सबसे पहला बात,
एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो भी प्रोसेस होगा एक्सपेंशन को हम बोल सकते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टीएफ का जो वैल्यू आएगा वो टीआई से तो कम ही आना चाहिए। लेकिन हमें बोला है कि हम दो तरीके से कर रहे हैं ये चीज़, एक रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। तो जब ये होता है तो अगर हम देखें, अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये P है, ये V है, इस पॉइंट से मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंड किया अगर हमने रिवर्सिबली, तो वो अगर इस तरीके से आता है, तो इरिवर्सिबली में क्या होता, इरिवर्सिबली में हमेशा वो एंड अप करता है एट अ टेम्परेचर विच इज़ हायर, यानी कि TF रिवर्सिबल is always less than TF irreversible। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखें तो TF irreversible ग्रेटर देन TF रिवर्सिबल आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन डी में। तो हमारा कौन सा होगा, हाँ, यानी कि इसके कारण हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। 95 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, और आपको बोला है करेक्ट रिलेशनशिप बताने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये ऑप्शन, फर्स्ट इक्वेशन को देख लें। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखें तो NO2 आपके पास राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो और सेकेंड रिएक्शन में अगर आप देखें तो NO2 लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके लिखता हूँ। तो 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो लिख सकता हूँ 1/Kc1। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर रिएक्शन मैच करते हैं, अगर थर्ड वाले रिएक्शन में देखिए SO3 लेफ्ट साइड में आ रहा है, सेकेंड वाले रिएक्शन में राइट हैंड साइड में, तो एक काम कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ उसे रिवर्स करके 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, इसका हो जाएगा आपका 1/Kc3। और अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो O2 हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 2NO2 प्लस 2SO2 गिव्स 2NO प्लस 2SO3। अब अगर हम देखें तो इसका आना चाहिए, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होना चाहिए 1/Kc1 इंटू 1/Kc3। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है इसी रिएक्शन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc2 होता है, या फिर हम इसे ऐसा सोच सकते हैं, ये अगर Kc2 है तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो होना चाहिए Kc² या Kc2², राइट। अब Kc2 का स्क्वायर, अब अगर हम सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये आ जाएगा आपका Kc1 इंटू Kc3 इंटू Kc2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, राइट। इसका मतलब करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन बी। ओके, आते 96 पे। 96 N2O4 चेंजिंग टू ट्वाइस NO2, Kc दिया हुआ है 4। दिस रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टडीड ग्राफिकली एज शोन इन द फिगर, और आपसे पूछा है कि कौन से का स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, रिएक्शन कोशेंट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए। अब रिएक्शन कोशेंट जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ concentration of product by concentration of reactant for an reaction in for a reversible reaction at any point of time। अब हम जानते हैं कि Q जब लेस देन Kc होता है तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर N2O4 हमारा रिएक्टेंट है, NO2 अगर हमारा प्रोडक्ट है, तो N2O4 डिक्रीज होते जा रहा है, NO2 बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब पॉइंट ए का अगर हम बात करें, पॉइंट ए पे जो हो, अगर वो रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जा रहा है तो इसका मतलब उसमें Q का जो वैल्यू होगा वो ज़रूर Kc से कम होगा, और इनफैक्ट एज टाइम प्रोग्रेसेस Q का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ के Kc के वैल्यू को अप्रोच करता है और अटेन करता है। तो Q का जो इनिशियल वैल्यू है वो इनफैक्ट पॉइंट ए पे वो Q का वैल्यू जो है वो मिनिमम होगा,
राइट क्योंकि बी का कॉन्सेंट्रेशन हम ऐसे भी सोच सकते हैं या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि NO2 का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, धीरे धीरे क्यू बढ़ के 4 तक पहुंचेगा। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, रिएक्शन प्रोसीड्स लेफ्ट टू राइट एट अ पॉइंट व्हेन N2O4 और NO2 इज इक्वल टू 0.1 मोलर। तो अगर हम Q निकाल लें इस रिएक्शन का, Q क्या होगा, NO2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4, राइट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला है 0.1, तो ये 0.1 स्क्वायर बाय 0.1, ये अल्टीमेटली आ जाएगा 0.1 और 0.1 इज ऑब्वियसली लेस देन 4, तो देयरफॉर रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए या फिर लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। और थर्ड पॉइंट जो बोला है Kc इज इक्वल टू Q व्हेन पॉइंट D और F इज रीच्ड, तो देखिए D और F के बाद यू विल सी नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 एंड नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4, यानी कि D और F पे इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। और अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ बराबर होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होना चाहिए 2 और 3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97 from solid state in which of the following compounds the cations are present in alternate tetrahedral voids। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ZnS। ZnS में अगर आप याद करें तो S होता है CCP स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर ऑफ सल्फाइड आयन से डबल होता है, लेकिन since Zn only occupies 50% of the tetrahedral voids, that is alternate tetrahedral voids, इसी वजह से इनके बीच में अल्टीमेटली रेशियो आता है 1:1, तो ये 50% ऑफ टीवी ऑक्यूपाई करता है, राइट या फिर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 98 अगर हम देखते हैं यहाँ पे आपसे पूछा था पेयर ऑफ कंपाउंड्स इन विच बोथ द मेटल्स आर इन द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें अगर हम देखें सारे ऑप्शंस, देखिए मैंगनीज के बेसिस पे ऑब्जर्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर हम ऑप्शन सी को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज मैंगनीज वहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में विच इज़ नॉट इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन डी में अगर आप देखें तो यहाँ पे वापस से मैंगनीज हमारा +7 पे है और कोबाल्ट यहाँ पे +3 पे है, राइट लेकिन कोबाल्ट भी +3 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है। और अगर हम देखें ऑप्शन बी को अगर देखो तो CrO2Cl2 और MnO4-, राइट मैंगनीज यहाँ पे है ऑक्सीडेशन नंबर +7 पे जो कि उसका मैक्सिमम है, क्रोमियम यहाँ पे है +6 पे, ये दोनों ही अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके राइट, क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 को अगर देखें, इन हॉल-हेरॉल्ड प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडेड टू मोल्टन Al2O3। तो हॉल-हेरॉल्ड प्रोसेस में ये वापस से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका बी Na3AlF6, राइट सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इज डन यूजिंग सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जियोलाइट, दिस कॉजेज। अब इसमें क्या होता है, हार्ड वाटर में हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट है, राइट तो ये किस तरीके से ये काम करता है जियोलाइट, बेसिकली होगा क्या, जियोलाइट के सरफेस पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का एड्जॉर्प्शन हो जाता है एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर रिप्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव सोडियम आयंस, राइट जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन देखिए, एड्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर रिप्लेसिंग Na+ आयंस, तो Na+ आयंस चल जाते हैं सॉल्यूशन में और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का एड्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए एंड दैट कंप्लीट्स दिस पेपर। ओके, I hope all of you did well and your scores, you are seeing a considerable increase in your scores. With this we conclude the discussion of this particular full test। मेरे हिसाब से ये आप लोगों को पेपर बहुत ही इजी लगा होगा, आपने जल्दी सॉल्व किया होगा इसको। इसी तरीके से आप जो है टाइम फ्रेम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से कितना ड्यूरेशन आपको केमिस्ट्री के तीनों सेक्शंस को देना है और स्पेसिफिकली बात करें ऑर्गेनिक की तो जल्दी सॉल्व करना, स्पीड डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे एग्जाम के लिए आपके। ठीक है फिर, थैंक यू। I wish you all the best.